हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक 3 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है अपनी, और ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में देखा था स्वरों का जो वर्गीकरण हम लोग देख रहे थे, यानी उनका 6 प्रकार से हमने वर्गीकरण देखा था मुख्य मुख्य। तो जिनमें हमने सबसे पहले देखा था व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा हमने देखा था जिह्वा के प्रयुक्त स्थानों के आधार पर। तीसरा हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे से देखेंगे, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये आज का जो सेशन है, ये क्लास संख्या 4 है। ये हमारी क्लास संख्या 4 है दोस्तों। हम अभी तक 3 क्लासें देख चुके हैं और हम स्वरों के वर्गीकरण पे हैं, और आज हम चौथा वर्गीकरण देखेंगे। हमने पिछली क्लासों में 3 हमने कंप्लीट कर ली थी। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वर्णमाला। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से या वैसे भी ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी व्याकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे तो समय तो लगता ही है। तो आज ये हमारी चौथी क्लास है वर्णमाला की, और आज हम देखेंगे नंबर 4 वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण हम देख रहे थे, नंबर 4 होगा मुख खुलने के आधार पर। नंबर 4, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो दोस्तों, मुख खुलने के आधार पर हम 4 भेद हैं इसके। मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। दोस्तों, ये बहुत ही जैसे देखा जाए तो भौतिक बात है। भौतिक बात ऐसे है कि हमारा मुख जो है वो 4 ही प्रकार से खुलता है। या तो एकदम नहीं खुलेगा, यानी बहुत ही कम खुलेगा, उसको नामात्र मानेंगे। या तो पूरा खुल जाएगा, या तो आधे से कम खुलेगा, या तो आधे से ज़्यादा खुलेगा। हमारा मुख यही 4 प्रकार से खुलता है। तो जो ये चारों भेद हैं इसी पर आधारित है। मुख खुलने के आधार पर जो है ये इसी पर आधारित है। तो हम इसमें सबसे पहले इनका देख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका है समृद्ध स्वर। नंबर 1 आपका है समृद्ध स्वर। और नंबर 2 आपका क्या है? विपरीत स्वर। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। नंबर 4 क्या हो जाएगा? अर्ध विपरीत। तो हमारा मुख खुलने के आधार पर यही 4 होते हैं: अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। तो हमारे मुख खुलने के आधार पर जो है ये 4 भेद हैं: समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। इन्हीं चारों को हम देखते हैं विस्तार से। इसमें हम इस 3 को हटा देते हैं यहाँ से, और ये हमारी हो जाएगी मेन हेडिंग। समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण में जिनके
उच्चारण में मुख, जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुले, जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुले, लगभग बंद रहते हैं, लगभग बंद रहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो है ना के बराबर खुलता है और लगभग बंद ही रहता है? तो ये होते हैं हमारे इ ई उ री, यानी मुख एकदम ना के बराबर खुलेगा, इ ई उ री। हम बिना मुख खोले भी इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो इनको हम लिख लेंगे जैसे इ ई उ री। ये हमारे जो 5 हैं इन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। अब इसके बाद हम नंबर 2 पर देखते हैं विपरीत स्वर। विपरीत स्वर किन्हें कहेंगे? विपरीत स्वर यानी विपरीत यानी बड़ा वृत्त, बड़ा वृत्त यानी मुख पूरा खुलेगा इनमें, जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। विपरीत किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, उन्हें हम विपरीत स्वर कहेंगे। तो किसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है? बड़ा आ। आप बड़ा आ का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख पूरा खुल जाएगा। तो जैसे बड़ा आ, ये एक लौटा है, इसी के उच्चारण में आपका मुख पूरा खुलता है, बाकी सब में किसी में आधा खुलेगा, किसी में आधे से कम खुलेगा, किसी में ना के बराबर खुलेगा। तो आपके मुख खुलने के आधार पर जो 4 भेद हैं उसमें से हमने 2 देख लिए। समृद्ध स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुले, लगभग बंद रहते हैं, और इनका उच्चारण करेंगे आप देखेंगे इ ई उ री, इसमें मुख आपका लगभग ना के बराबर ही खुलता है। इसके बाद आपका आता है विपरीत स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ का उच्चारण करेंगे आप जब आ, यानी बड़ा आ, इसमें आपका मुख पूरा खुलता है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं नंबर 3। आगे हम नंबर 3 देखेंगे अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध स्वर देखते हैं इनकी क्या कहानी है। अर्ध समृद्ध स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में, क्योंकि समृद्ध में हमने क्या देखा था कि ना के बराबर खुल रहा था, यानी कम ही खुलेगा ना। तो अर्ध समृद्ध यानी आधा, आधे से कम खुलेगा, ये आधे से भी कम खुलेगा, यानी आधा भी नहीं खुलेगा। तो अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम, यानी जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, अर्ध समृद्ध किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। आइए देखते हैं किसके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। जैसे आप उच्चारण करके इनको अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा।
आपका हो गया ए ओ। ये आपके जो दो हैं ये आपके अर्ध समृद्ध हैं, इनके उच्चारण में आधे से कम खुलता है। ए ओ, ए ओ, आधा नहीं खुल रहा है। आप अगर इसको बोल के देखेंगे ए ओ, तो आपके ये हो गए अर्ध समृद्ध स्वर। अब नंबर 4 हम देखेंगे अर्ध विवृत। हमने विवृत में अभी देखा था, विवृत यानी मुख पूरा खुल रहा था। तो अर्ध विवृत यानी पूरा तो नहीं खुलेगा लेकिन आधे से अधिक ही खुलेगा। तो अर्ध विवृत किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख आधे से, जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है। अर्ध विपरीत किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण मुख आधे से ज्यादा खुलता है। तो ये कौन कौन से हैं, इनको भी नोट कर लेते हैं। अब जो बचे हुए हैं, छोटा आ, ए औ, ये आपके हो गए छोटा आ, ए औ। पूरा भी नहीं खुल रहा है, आधा भी नहीं, आधे से ज्यादा। देखिए आ का उच्चारण जब आप करते हैं तो आधे से ज्यादा मुख खुला रहता है अपने आप, और जब बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो मुख आपका पूरा खुल जाता है। तो जब मुख पूरा खुलता है तो वो विवृत हो जाता है। तो बड़ा आ आपका विवृत में था, अब अर्ध विवृत है तो यहाँ पर छोटा आ हो जाए, क्योंकि इसमें आधे से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। ए पर भी आधे से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, औ पर भी आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। एक इसमें नोट कर लेंगे, और आगत आ, इसका भी उच्चारण जब करते हैं मुख आधे से ज्यादा खुलता है। तो हमारा जो मुख खुलने के आधार पर 4 भेद थे वो चारों हमारे हो गए कंप्लीट। पहला था समृद्ध, दूसरा था विवृत, तीसरा अर्ध समृद्ध स्वर, चौथा अर्ध विवृत स्वर। तो ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए, यानी मुख खुलने के आधार पर जो 4 भेद थे वो चारों हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नंबर 5 देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर ये 4 था, अब हम स्वरों का नंबर 5 भेद देखेंगे। वो हमारा होगा ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। अब हम नंबर 5 देखेंगे ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। नंबर 5 आपका क्या होगा? ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। नंबर 4 आपका हो गया ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। तो ओंठ हमारे जो हैं, यानी मुखाकृति जो बनेगी हमारी, ओंठ हमारे 2 ही प्रकार से बनेंगे, यानी या तो गोला बनेगा या तो गोला नहीं बनेगा, वो प्रसरित हो जाएगा, यानी प्रसार उसका हो जाएगा, फैल जाएगा वो। तो ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर जो हमारे भेद हैं वो 2 प्रकार के हैं। वह जो है दो प्रकार के हैं। तो दोनों प्रकार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका क्या है? वृत्तमुखी, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, वृत्ताकार, या इन्हीं को हम वर्तुल भी कहते हैं, या और सरल करेंगे तो आप
आपका ये हो जाएगा गोलाकार। यानी नंबर 1 हो गया आपका वृत्तमुखी, वृत्ताकार, वर्तुल या गोलाकार। इसको इसके 4 नाम हैं। इन चारों नामों में से किसी से भी पूछ सकता है आपसे, किसी भी नाम को लेकर। फिर आपका नंबर 2 क्या होता है? अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार या प्रसरित। अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार या प्रसरित। प्रसरित यानी जिनका प्रसार हो जाए, जिनके उच्चारण के समय ओंठ हमारे ना तो गोल हों, हाँ, गोल ना हो, और यानी वृत्त ना बनाए, और होठों का हमारे जो है प्रसार हो जाए, यानी वो फैल जाए, तो उन्हें हम प्रसरित कहेंगे। तो ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी, वृत्ताकार, वर्तुल या गोलाकार। नंबर 2 अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार या प्रसरित। तो आइए अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। एक एक करके इनको देखेंगे। तो ये हमारा जो पहला है, इसको पहले देखते हैं। नंबर 1 जो देखेंगे वृत्तमुखी। तो वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाए, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाए, अर्थात वृत्त जैसे, अर्थात वृत्त जैसे या जैसी आकृति ग्रहण कर लें। वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओठ हमारे गोल हो जाए, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर ले, उन्हें हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी, वृत्ताकार, वर्तुल या गोलाकार। तो आइए इनका नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं ऐसे। उ ऊ, उच्चारण करके आप देखिए, उ ऊ, और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? ओ औ। उ ऊ, ओ औ, और आगत आ भी इसमें आएगा। आगत आ भी आपका आएगा। आगत आ कैसे आएगा? जैसे आप कॉलेज बोलते हैं तो कॉलेज, क यानी ओ की ध्वनि उसमें निकलती है। ऑक्सीजन, और आ में देखिए अ, यानी ओठ थोड़ा सा गोलाकार हो रहा है। तो यहाँ पर जो वृत्तमुखी, वृत्ताकार, वर्तुल या गोलाकार हैं, उनमें कौन कौन से हैं? उ ऊ, ओ औ और आगत आ। ये इंग्लिश से लिया गया है दोस्तों। अब इसके बाद नंबर 2 हम देखेंगे अवृत्तमुखी। नंबर 2 हम देखेंगे अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार या प्रसरित। अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार या प्रसरित। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। वे स्वर जिनका
उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते बल्कि प्रसरित हो जाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते बल्कि प्रसरित हो जाते हैं, उन्हें हम आवृतमुखी, आवृत्ताकार या प्रसरित स्वर कहते हैं। तो आइए इनको हम नोट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो ओठ गोलाकार नहीं होंगे, आ। इसके बाद आपका आता है ई। इसके बाद आपके आते हैं ए। आ में जो है गोलाकार नहीं हो रहे हैं। ई जब ई आप बोलते हैं तो आपके ओठ थोड़े थोड़े दोनों तरफ खिंचते हैं। फिर आप जब ए बोलते हैं तो आपके दोनों ओठ दोनों तरफ और ज़्यादा खींचते हैं, ए। तो इनमें देखिए होस्ट, जो हमारे होस्ट है वो प्रसरित हो जा रहे हैं, यानी फैल जा रहे हैं। तो इनमें वृत्त नहीं बन रहा है, तो उनको क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा प्रकार है ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर, ये दो प्रकार का है, एक अवृत्तमुखी, दूसरा वृत्तमुखी। तो इसमें हम एक खास बात देख रहे होंगे कि ये तो यहाँ हो गए, और इससे पहले हमने जो अवृत्तमुखी देखे थे, अवृत्तमुखी जो हमने देखा था उसमें हमारा कौन कौन सा था, यानी वृत्तमुखी जो था वो ओ औ और आगत आ। आगत आ। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही स्वर हमारे हुए। इसमें री का वर्गीकरण आपको नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, री का वर्गीकरण क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमारा पांचवा प्रकार है ये वर्गीकरण किसके अनुसार है, ये है हमारा भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ये जो है भोलानाथ तिवारी के अनुसार है, ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि री का जब हम उच्चारण करते हैं तो री का उच्चारण करते समय जीवा हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है, जिसके कारण अब वह स्वतंत्र मतलब पूर्ण रूप से स्वर नहीं रह गया है, स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। तो जब हमारे शुद्ध स्वरों की संख्या गिनी जाती थी तो हमने उसमें आपको बताया था कि जब शुद्ध स्वरों की बात आएगी तो हम 10 पर टिक करके आएंगे, री उसमें नहीं आएगा। तो री यहाँ नहीं आया है, और वो भोलानाथ तिवारी ही है जो व्याकरणिक जो री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। तो ये वर्गीकरण इन्हीं के अनुसार है, तो इसलिए इसमें री नहीं है। तो री को जो है ये शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं, इसलिए उसका उच्चारण यहाँ पर नहीं, उसका वर्गीकरण यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आई बात समझ में, ये जो भोलानाथ तिवारी जी हैं इनके अनुसार री शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए उसका उच्चारण इसमें नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर उसका वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा प्रकार था वो ओष्ठ मुखाकृति के आधार पर था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नंबर 6 देखते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय कालमान या मात्रा के आधार पर। अब हम नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान या
मात्रा के आधार पर। तो इस आधार पर हमारे स्वर जो हैं उसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। दो भेद हैं। दोनों कौन कौन से हैं? ह्रस्व दीर्घ। तो दोस्तों अगर ये संस्कृत की बात होती तो संस्कृत में हमारे 3 भेद हो जाते हैं, एक इसमें और जुड़ जाता है। कौन सा? प्लुत। संस्कृत में 3 होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय, कालमान, मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं हिंदी में, ह्रस्व या दीर्घ। अगर यही संस्कृत की बात हो रही होगी तो संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम केवल 2 ही देखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ। तो हम यहाँ से प्लुत को हटा देते हैं। ह्रस्व और दीर्घ। अब हम नंबर 1 देखते हैं। ह्रस्व या। एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर। तो ह्रस्व यानी जो छोटे हैं, जिनकी मात्रा में, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो आइए इनकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। ह्रस्व या एक मात्रिक की, तो वह स्वर जिनके उच्चारण में वह स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर जो है जिनके उच्चारण में अल्प यानी कम या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आइए इनके नाम लिख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किन्हें किन्हें कहते हैं। एक मात्रिक कौन कौन से हैं? छोटे, जितने ह्रस्व यानी छोटा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, इन्हें हम ह्रस्व या एक मात्रिक कहते हैं। अब हम नंबर 2 देखते हैं। दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। तो वह स्वर जिनके उच्चारण में वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक या 2 मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है। तो अब इनके अलावा जितने भी हैं वो सभी दीर्घ या द्विमात्रिक में आ जाएंगे। तो ह्रस्व कौन से? जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक, यानी ह्रस्व की तुलना में, चूंकि ह्रस्व में कम लग रहा है, इससे अधिक लगेगा तभी वो 2 मात्रा का हो जाएगा।
तो वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक या दो मात्रा का समय लगता है। तो आइए इनका हम नोट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। बड़ा आ, सब कुछ इसमें बड़ा बनाएगा, इसमें दो मात्रा आएगी। बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एक ऐ, ऊ, औ। ये हो गए हमारे दो मात्रे। इनकी संख्या कितनी है? 7। तो दोस्तों ये हमारा छठवां विभाजन था, यानी उच्चारण में लगने वाले समय कालमान मात्रा के आधार पर कितने हैं? दो भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। संस्कृत में 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हिंदी में हम देख रहे हैं, तो हिंदी में सबसे पहले हमने देखा ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर, वह स्वर जिनके उच्चारण में अल्प या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी सब कुछ छोटा छोटा। और दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक या दो मात्रा का समय लगता है उन्हें हम द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों हमारा जो वर्गीकरण था, स्वरों का वर्गीकरण जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा स्वरों के बारे में विशेष तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतलब स्वरों का जो विशेष तथ्य है उसको देखने के बाद हम अपने अयोगवाह पर आ जाए। मतलब स्वरों के बाद जो वर्णमाला का जो विभाजन हुआ था 5 भागों में हुआ था। स्वर था, अयोगवाह था, व्यंजन था, संयुक्ताक्षर था और द्विगुण था। तो हम स्वर कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसके बाद हम अयोगवाह पर आएंगे। तो पहले हम स्वरों के संबंध में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की परिचर्चा करते हैं। स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य। स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य। तो हम नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। इसको नोट करके अच्छे से पढ़ लेंगे। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तद्भव एवं तत्सम दोनों है। यानी जो री है आपका, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तद्भव एवं तत्सम दोनों होते हैं।
अब नंबर 2 हम देखेंगे। नंबर 2 आपका क्या है, जो ये आगत आ है, आगत आ है जो आपका, ये अंग्रेजी से आया है। आगत आ अंग्रेजी से हिंदी में आया है और ग्रहण कर लिया गया, इसलिए इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं, इसलिए इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसका प्रयोग चूंकि अंग्रेजी से हिंदी में आया है तो और ग्रहण कर, जैसे आया वैसे ही ग्रहण कर लीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ये जो है आगत आ जो है ये अंग्रेजी से हिंदी में आया और जैसे आया वैसे ही ग्रहण कर लिया गया, यानी इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, इसलिए इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे, इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में होता है। अंग्रेजी शब्दों में होता है, अंग्रेजी शब्द जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और कोई शब्द बताइए, जैसे हो गया आपका नॉलेज, ETC। आपके ये 2 हो गए। अब इसके बाद नंबर 3 हम देखते हैं। नंबर 3 क्या है, सभी स्वरों के उच्चारण में, नंबर 3 सभी स्वरों के उच्चारण में सभी स्वरों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में लगती है, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो ये 3 हो गई हमारी स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य। अब नंबर 4 हम देखते हैं। नंबर 4 सभी स्वरों के उच्चारण में सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में
सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। ये हो गए आपके स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 क्या रहेगा आपका? आ ई उ का उच्चारण करते समय आ ई उ का उच्चारण करते समय मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। शिथिल अतः इन्हें शिथिल वर्ण, शिथिल स्वर भी कहते हैं। अतः इन्हें शिथिल स्वर भी कहते हैं। ये हो गया आपका नंबर 5। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ई और उ का उच्चारण करते समय ई और उ का उच्चारण करते समय बड़ी, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो ई, बड़ी ई और बड़ी उ का उच्चारण करते समय मांसपेशियां तन जाती हैं। मांसपेशियां तन जाती हैं, अतः इन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। अतः इन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। तो हमने स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य देखा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा रे का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। शेष स्वर तद्भव एवं तत्सम दोनों होते हैं, यानी रे जो है तत्सम ही है केवल, और बाकी शेष जो है वो तद्भव और तत्सम दोनों है। आ अंग्रेजी से हिंदी में आया है और ग्रहण कर लिया गया, इसलिए इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में होता है, जैसे ऑक्सीजन, नॉलेज आदि। सभी स्वरों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में लगती है, इसलिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। आ ई उ का उच्चारण करते समय मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, अतः इन्हें शिथिल स्वर भी कहते हैं। ई और उ का उच्चारण करते समय मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं या हो जाती हैं? हो जाती हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। फिर नंबर 6 में देखा ई और उ का उच्चारण करते समय मांसपेशियां तन जाती हैं, अतः इन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। अब हम नंबर 7 देखते हैं।
नंबर 7। ए का उच्चारण करते समय मांसपेशियां उदासीन हो जाती हैं या उदासीन रहती हैं। इसलिए इसे उदासीन स्वर कहते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 दोस्तों हमारा जो है छोटा आ। एक मात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ विशेष तथ्य स्वरों के संबंध में, जिन्हें हमने आठ विशेष तथ्य देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर स्वरों के बारे में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इतना आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका कहीं भी मामला गड़बड़ नहीं होने वाला है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगामी जो वीडियो है उनकी सूचना आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और जो भी आपके सुझाव होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसको अच्छे से लिख के 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।